हम लोग पढ़ेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ स्टडी अबाउट एटम्स। आखिर एटम के बारे में इतना पढ़ना क्यों जरूरी होता है? ऐसा क्या खास है एटम जिसके लिए हमें एटम के बारे में इतना डिटेल स्टडी करना पड़ता है? हमारी दुनिया में जो भी चीज़ है, जितना भी मैटर है, वो सब किससे बना हुआ? वो सारा कुछ एटम से ही बना हुआ है। ओके, सबसे पहली बात समझते हैं, हमारा पूरा जो मैटर है वो किससे बना हुआ है? एटम से बना हुआ है। और हम लोग पढ़ाई करते हैं साइंस में किस चीज़ का? साइंस में दो चीज़ का पढ़ाई करते हैं। एक पढ़ाई करते हैं मैटर का और दूसरा पढ़ाई करते हैं एनर्जी का। हमारा पूरा साइंस इस बात पे बेस्ड है कि मैटर क्या है और मैटर का बिहेवियर क्या है। जब हम लोग मैटर को पढ़ रहे हैं तो मैटर बना हुआ है एटम से, तो जब तक हम लोग एटम को नहीं समझेंगे तब तक मैटर को नहीं समझ सकते हैं। और पूरा का पूरा साइंस जो हम लोग पढ़ते हैं वो किस बात पे डिपेंड करता है? हमारा पूरा साइंस किसका स्टडी है? या तो मैटर का स्टडी है या तो एनर्जी का स्टडी है। इसलिए मैटर को समझने के लिए हमें एटम को पढ़ना जरूरी है। चाहे ह्यूमन बीइंग हो, लिविंग थिंग, पेड़ पौधा, इंसान, जानवर, कोई भी चीज़ दुनिया में ऐसा कोई भी चीज़ नहीं जिसके पास मास हो, जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता हो, मीन्स जो मैटर हो, उसको पढ़ने के लिए हमें एटम का स्टडी करना पड़ेगा। एटम को जब तक नहीं समझेंगे तब तक उनका कोई बिहेवियर, उनके बारे में कोई भी जानकारी सही नहीं मिलेगा। इसलिए हम लोग को एटम के बारे में स्टडी करना बहुत ज़रूरी होता है। अब हम लोग समझते हैं एटम का स्टडी करने के कारण तो समझ गए, क्योंकि वो सब में एसेंशियली सब में पाया जाता है। लेकिन आप समझेंगे एटम दिखाई कैसे देता है और किन चीज़ों से बना होता है? हर चीज़ किसी न किसी चीज़ से जुड़कर बना हुआ है। तो एटम एक स्फेरिकल बॉल की तरह होता है। ओके, सबसे पहला बात क्या कि एटम कैसा होता है? स्फेरिकल बॉल की तरह होता है, स्फेरिकल बॉल की जैसा होता है। ठीक है, 3D। अब हम लोग समझते हैं इनका किस चीज से बना हुआ। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की बात करते हैं, तो जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की बात करते हैं तो इसको हम लोग फंडामेंटल पार्टिकल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एटम, फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एटम। एटम बेसिकली तीन चीजों से मिलकर बना हुआ है। इन तीन फंडामेंटल पार्टिकल में सबसे पहला नाम होता है प्रोटॉन का। ओके, प्रोटॉन। इस पर कैसा चार्ज होता है? तो प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है। सेकंड जो फंडामेंटल पार्टिकल होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है? इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है। और फाइनली जो थर्ड पार्टिकल होता है उसे हम लोग कहते हैं न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन नाम से ही क्लियर है, न्यूट्रॉन पे कोई भी चार्ज नहीं होता है, न्यूट्रल होता है चार्ज में। अब इन तीन फंडामेंटल पार्टिकल्स का एटम के भीतर पोजीशन क्या होता है, लोकेशन क्या होता है, इसे समझते हैं। हालांकि ये टॉपिक जो है वो स्ट्रक्चर ऑफ एटम क्या चीज़ है, लेकिन हम लोग इसको थोड़ा बहुत बेसिकली समझते हैं। देखते हैं, किसी भी एटम के बीच में बिल्कुल सेंटर पर एक छोटा सा पार्ट होता है जिसे हम लोग कहते हैं न्यूक्लियस। क्या नाम देते हैं इसको? यहाँ मैं मार्क करके लिख दे रहा हूँ। इस सेंट्रल पार्ट का नाम होता है न्यूक्लियस। ओके, न्यूक्लियस। और अलग अलग बाहर जो पार्ट आपको देख रहे हैं, बाहर जो सर्कुलर पार्ट देख रहे हैं, इस पार्ट में ऑर्बिट कहते हैं। इसमें अलग अलग क्वांटिटी में कैपेसिटी के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा होता है। अब हम लोग देखेंगे इन तीन फंडामेंटल पार्टिकल का पोजीशंस क्या होता है। तो जिसे हम लोग न्यूक्लियस का नाम दिए हैं, उस न्यूक्लियस में प्रोटॉन पाया जाता है। चूंकि यहाँ लिखने का जगह नहीं है पूरा, तो हम लोग क्या लिखेंगे? P और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, P+ मतलब प्रोटॉन। प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है। और इसमें एक चीज़ और पाया जाता है, N फॉर न्यूट्रॉन। ओके, और ये जो सर्कुलर ऑर्बिट या सर्कुलर पाथ दिख रहा है, इसमें क्या रहता है? इसी पाथ में अलग अलग जगह पे और अलग अलग क्वांटिटी में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा होता है विथ नेगेटिव चार्ज। ये एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है। अब थोड़ा साइज का कंपैरिजन करते हैं, एटम को थोड़ा और डिटेल में समझते हैं कि ये कैसा दिखता होगा। हम लोग ये तो जान गए हैं कि एटम होता क्या है। अब समझते हैं इसका साइज का। एटम का बाहरी रूप तो जान गए, एटम काफ़ी छोटा होता है, मतलब क्या होता है? स्मॉलेस्ट होता है। लेकिन इसके अंदर जो पार्टिकल्स पाया जाता है, न्यूक्लियस होता है, उसका साइज कंपैरिजन करते हैं हम लोग। अब आप मान लीजिए ये आपके पास एक एटम है। ओके, और एटम के बीच में क्या है? एक छोटा सा न्यूक्लियस है। ध्यान से देखते हैं, ये छोटा सा एक न्यूक्लियस है। कंपैरिजन करते हैं तब समझते हैं कि न्यूक्लियस का साइज कितना होना चाहिए। अगर आप पूरे एटम को, मैं यहाँ नीचे लिख रहा हूँ, एटम को फुटबॉल का ग्राउंड मान लें, फुटबॉल ग्राउंड। ओके, अगर एटम आपका फुटबॉल ग्राउंड है तो इसका जो न्यूक्लियस होगा वो अपने आप में एक छोटा सा फुटबॉल के बराबर होगा। फिर से समझते हैं, एटम अगर फुटबॉल के ग्राउंड के बराबर होता है तो न्यूक्लियस कितना बड़ा होता है? यहाँ लिखूं, न्यूक्लियस जो होता है वो अपने आप में
फुटबॉल के बराबर होता है। तो आप समझ सकते हैं न्यूक्लियस एक्चुअली में कितना छोटा होता है। अब समझते हैं इसमें और क्या क्या खासियत। तो हम लोग क्या जानते हैं, न्यूक्लियस जो होता है उसमें क्या पाया जाता है, प्रोटॉन पाया जाता है और न्यूट्रॉन पाया जाता है। इसके अलावा इसमें और क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन कहाँ पे होता है, अलग अलग ऑर्बिट में सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहा होता है, रोटेट कर रहा होता है। इसे हम लोग दिखा सकते हैं अलग अलग तरीके से, जैसे यहाँ एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा होगा, यहाँ घूम रहा होगा, यहाँ घूम रहा होगा, अलग अलग पाथ में। इसका जो कैपेसिटी होता है उसको हम लोग अलग से पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन का कितना, किस सेल का कितना कैपेसिटी इलेक्ट्रॉन रखने का। ओके।